Good morning, class 7. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, in last class we have discussed a new chapter. We have started a new chapter, chapter 11, transpiration in animals and plants, and we already have done the circulatory system. And today we are going to start excretion in animals and the transport of substances in plants. We will discuss later. Okay, so let's start. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. तो एक्सेलेशन के थ्रू किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है, ये आपको याद करने के लिए बोला जा रहा है. ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग एजेशन. तो इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एजेशन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, राइट. लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो दूसरा जो वेस्ट मटेरियल है वो किस तरह से हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वही आज हम लोग पढ़ेंगे. You may wonder where these unwanted materials come from. Sorry. तो पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा सर ये अनवांटेड मटेरियल हमारे बॉडी में आता कहाँ से, बाहर तो निकालेंगे इसको, किस तरह से निकालेंगे वो भी सीखेंगे, लेकिन ये कहाँ से आता है ना. When our cells perform their functions, certain waste products are released. तो हमारा सेल जो है वो जब अपना फंक्शन करता है, अपना जो वर्क होता है वो करता है, तो उस टाइम कुछ अनवांटेड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज होता है. These are toxic and hence need to be removed from the body. तो ये जो अनवांटेड थिंग्स जो रिलीज होता है ये काफी टॉक्सिक होता है, ये हमारे सेल के लिए हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत की इसको बाहर निकाल दिया जाए. The process of removal of waste product produced in the cells of the living organisms is called excretion. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए. The process of removal of waste produced in the cells of the living organisms is called excretion. तो जो प्रोसेस है वेस्ट जो हमारे बॉडी के सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, उस वेस्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग एक्सक्रिएशन के नाम से जानते हैं. Sorry. The parts involved in excretion form the excretory system. तो जो पार्ट्स जो ऑर्गन इन्वॉल्व है इसमें, इस एक्सक्रिएशन प्रोसेस में, इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम देखें उसी तरह एक और सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में कैसे है वो हम लोग पढ़ेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. Sorry. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. तो जो वेस्ट ब्लड में मिला हुआ रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरत होता है. How can this be done? इसको किस तरह से किया जा सकता है. अब mechanism to filter the blood is required. अब ब्लड में कुछ impure चीजें हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करना जरूरी होगा, राइट. This is done by the blood capillaries is called blood capillaries in the kidneys. Sorry, blood capillaries in the kidneys. तो ये जो फिल्टर करना ब्लड को, ये कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है किडनी के अंदर. किडनी एक ऑर्गन है, पता है आपको. तो किडनी के अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जो कि इस ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. तो ब्लड जब हमारे किडनी में पहुंचता है सॉरी, तो उस टाइम उस ब्लड में दोनों चीजें मिला हुआ रहता है. एक तो यूजफुल थिंग्स जो हमें जरूरत है और दूसरा हार्मफुल थिंग्स जो कि हमारे लिए हार्म है. तो ये दोनों चीजें उसमें मिला हुआ रहता है. The useful substances are absorbed back into the blood. तो ये जो यूजफुल सब्सटेंस है ये एब्जॉर्ब करके फिर बैक कर दिया जाता है ब्लड में. द वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन. और जो वेस्ट है वो वाटर में मिला हुआ उसको यूरिन के तौर पे बाहर निकाल दिया जाता है. फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स. तो ये जो किडनी में from the kidneys the urine
किडनी से ये जो यूरिन है ये गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेट्रस। तो ये यूरेटर जो है यूरेट्रस से होते हुए यानी कि किडनी से देखो दो पाइप नीचे की तरफ आया है, तो ये जो पाइप जैसा जो है इसको यूरेटर कहा जाता है। दोनों को एक साथ आप कहेंगे तो यूरेट्रस, और ये यूरेट्रस के थ्रू आके ये यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे देखो एक ब्लैडर जैसा है, इस यूरिनरी ब्लैडर में आके ये स्टोर होता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द urinary opening at the end of a muscular tube called urethra। तो ये आके ये यूरिन आके क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, और इस ब्लैडर में स्टोर होते होते एक टाइम बाद ये यूरिनरी ओपनिंग जो है उस ओपनिंग से बाहर आ जाता है। देखो यूरेथ्रा जो है नीचे की तरफ मस्कुलर ट्यूब और उसके नीचे है यूरिनरी ओपनिंग, तो इधर से यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या क्या चीज से बना हुआ है? एक तो किडनीज, दूसरा यूरेटर्स, थर्ड वन इज ब्लैडर एंड फोर्थ वन यूरेथ्रा। ओके, ये सारी चीजें मिलकर बनता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours। तो एक adult human जो है सॉरी वो 1 लीटर टू 1.8 लीटर तक यूरिन नॉर्मली बाहर निकलते हैं 24 आवर्स में। The urine consists of 95% water। तो ये जो यूरिन बाहर निकलते हैं ह्यूमन, इसका 95% वाटर रहता है, इसमें 2.5% यूरिया रहता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो 95% वाटर रहता है, 2.5% यूरिया रहता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें रहता है। We have all experienced that we sweat on a lot sweat on a hot summer day। तो ये हम लोग सॉरी ये हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब गर्मी के मौसम आता है तो हम लोग का कितना पसीना निकलता है ना। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। तो ये जो स्वेट है, ये जो पसीना है, इसमें वाटर और सॉल्ट रहता है। बोजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर व्हाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडरआर्म्स। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। तो बोजो ये चीज अच्छे से देखे हैं कि कभी कभार समर के सीजन में जो व्हाइट पैचेस क्लॉथ्स में आ जाता है, व्हाइट कलर का कुछ पैचेस आ जाता है क्लॉथ्स में, है ना। तो स्पेशली कहाँ पे? अंडर आर्म्स में। तो ये होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। ओके, देखोगे वो सॉल्ट जैसा दिखता है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या ये पसीना जो निकलता है इसका दूसरा कोई फंक्शन और है हमारे बॉडी में? We know that the water kept in an earthen pot यानी कि मटका is cooler। तो ये हमें पता है कि मटका में जब हम लोग पानी रखते हैं, मिट्टी का बर्तन में अगर हम लोग पानी रखते हैं तो उसमें पानी ठंड रहता है, राइट। दिस इज बिकॉज द वाटर evaporates from the pores of the pot which causes cooling। तो ये मटका को ठंडा क्यों रखता है, पानी को ठंडा क्यों रखता है अंदर का? क्योंकि उस मिट्टी का जो बर्तन है उसके साइड से छोटा छोटा होल्स रहता है और उस होल से इवापोरेट होके वाटर निकलता है, और इसी के कारण वो जो अंदर का जो पानी है वो ठंड रहता है। पहले wants to know whether other animals also urinate। तो पहले ये जानना चाहते हैं कि दूसरा एनिमल्स जो है क्या उसका भी यूरिन निकलता है। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water। तो जो वेस्ट केमिकल्स हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, एनिमल्स के बॉडी से बाहर निकलता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वाटर का अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रिएट सेल वेस्ट एज ammonia which directly dissolve in water। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि फिश, वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट
प्रोडक्ट को एमोनिया के हिसाब से, ओके, एमोनिया को बाहर निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से, और वो डायरेक्टली पानी में मिल जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। तो जो बर्ड्स है, फिर लिजर्ड, स्नेक, ये सेमी सॉलिड चीजों को एक्सक्रीट करते हैं, ओके, जो कि एक व्हाइट कलर का होता है, जिसमें क्या रहता है, यूरिक एसिड रहता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। तो ह्यूमन बॉडी का जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो अब ह्यूमन बाहर निकलता है वो क्या है, यूरिया है। यूरिया को ज्यादा मात्रा में हम लोग बाहर निकालते हैं बॉडी से। समटाइम्स अ पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। तो कभी कभार एक इंसान का देखोगे किडनी जो है वो खराब हो जाता है, किडनी फेलियर, इस तरह के केसेस आप सुनते होंगे। तो ये कभी कभार इन्फेक्शन के कारण खराब हो सकता है, कभी कभार इंजरी होके खराब हो सकता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह से, एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो किडनी अगर फेल हो गया तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड जो फिल्टर होता है और किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता तो फिल्टरिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, खून में घूमने लगेगा, खून से तो बाहर नहीं निकल पाएगा वेस्ट प्रोडक्ट। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड periodically through an artificial kidney। तो वो इंसान जिसके बॉडी में इस तरह की कंडीशन है, जिसका किडनी खराब है, वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते अगर एक टाइम टू टाइम उनका आर्टिफिशियली उनका ये ब्लड को फिल्टर ना किया गया तो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो ये जो प्रोसेस है इसको डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। देखोगे किसी का किडनी अगर फेलियर है, उनसे इस तरह के कोई इंसान से अगर आप बातचीत करते हो तो आपको पता चलेगा डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एक प्रोसेस है कि ब्लड आपका बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एक पाइप के थ्रू से बाहर निकाल के ब्लड को फिल्टर करके फिर प्योर ब्लड दूसरे साइड से आपके बॉडी में फिर दे दिया जाता है। Similarly, when we sweat, it helps us to cool our body। तो जैसे कि मिट्टी के बर्तन में अगर हम लोग पानी रखते हैं तो वो पानी ठंड रहता है, क्यों, क्योंकि वो जो छोटा छोटा होल्स होता है उस बर्तन में, वहां से पानी इवापोरेट होकर बाहर निकल जाता है तो मटके को ठंड रखता है, राइट। उसी तरह हमारे बॉडी से जो बाहर निकलता है पसीना, उसके कारण हमारा बॉडी भी ठंड रहता है। The next topic is transport of substances in plants। प्लांट्स में जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में। सॉरी, इन चैप्टर 1 you learn that plants take water and minerals, nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves। तो चैप्टर 1 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू मिनरल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ये सारे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक पहुंचाता है, राइट। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके बाद प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट ट्रैप करते हैं, वाटर का यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है अपने लीव्स में। You also learned in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose। और चैप्टर 10 में आप ये पढ़ चुके हो कि फूड ही एनर्जी का सोर्स है और हर एक सेल में एनर्जी का जो नीड है वो फुलफिल करता है फूड। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके ही एनर्जी हर एक सेल को मिलता है। The cells use this energy to carry out वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो वो जो पर्टिकुलर सेल है वो सेल इसी एनर्जी का यूटिलाइज करके अपना सारे एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट करता है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए फूड जो है वो हर एक सेल के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो सेल अपना एक्टिविटी जो है वो नहीं कर पाएगा। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves? कि कभी आप ये सोचे हो कि रूट्स के थ्रू जो एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर मिनरल्स को लीव्स तक कैसे पहुंचता होगा? How is the
prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food. तो लीव्स में बना हुआ खाना वो हर एक बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचता होगा, हर एक सेल में कैसे पहुंचता होगा जहां पे खाना ना बन रहा हो। खाना तो सिर्फ बनता है लीव्स में, लेकिन खाना तो हर एक सेल में चाहिए उसके बॉडी का, तो दूसरे पार्ट्स में किस तरह से पहुंचता होगा। तो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल्स को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता होगा प्लांट्स। प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट्स का रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है। द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स के पास क्या होता है, रूट हेयर होता है। द रूट हेयर increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water. Sorry. तो ये जो रूट होता है, रूट में रूट हेयर प्रेजेंट रहता है और रूट हेयर क्या करता है, उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करके पानी में डिसॉल्व जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द रूट हेयर इज इन कांटेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये जो रूट हेयर है ये जो सॉइल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है, विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसके साथ ये कनेक्टेड हो जाते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। तो ये जो रूट है, रूट से वाटर लीव्स में कैसे पहुंचता होगा, कोई आइडिया है आपका। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास किस तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, डू यू हैव एनी आइडिया। वो जो थिंग्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। तो वो जो थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने कि हो सकता है प्लांट्स के पास उस तरह की कोई पाइप हो, जैसे कि हमारे घर में होता है, पाइप से हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं ना घर में, हर एक रूम में, किचन में, वॉशरूम में। तो इस तरह हो सकता है कोई पाइप कनेक्शन किया हुआ हो। वेल बोजो इज राइट। तो बोजो सही सोचे। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। सॉरी, बोजो जो सोचे है वो सही सोचे। प्लांट्स के पास पाइप जैसा वेसल्स है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को सॉइल से लेके जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए पाइप जैसा वेसल्स प्लांट्स के पास प्रेजेंट है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू। तो ये वेसल्स जो है इसके पास स्पेशल सेल होता है जिससे वो फॉर्म करता है वास्कुलर टिश्यू को। A tissue is a group of cells that perform a specialized function in an organism. तो टिश्यू क्या है ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है जो कि एक ही काम कर रहा हो, है ना। The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. तो ये जो वास्कुलर टिश्यू जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, इसको जाइलम के नाम से जाना जाता है। The xylem forms a continuous network of channels that connects root to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant. तो ये जो जाइलम है ये एक कंटिन्यूअस नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेटवर्क चैनल का फॉर्मेशन करता है रूट से लेके लीव्स तक, और इसी के थ्रू वाटर जो है वो रूट से पूरा लीव्स तक पहुंच पाता है पूरा इंटर प्लांट में। ओके, पहली से her mother puts ladyfinger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She wants to know how water enters into them. तो पहली says her mother puts ladyfinger and other vegetables in water if they are somewhat dry. तो कोई लेडीफिंगर या दूसरा वेजिटेबल्स अगर कोई सूखा है तो पहले कह रहा है उसकी मम्मी को उसको पानी में डालने के लिए, और वो ये जानना चाहते हैं कि उसमें पानी किस तरह से जाता है। You know that leaves synthesis food. The food has to be transported to all parts of the plant.
This is done by the vascular tissue called the phloem. तो लीव्स जो फूड को सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करने के बाद वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के सारे बॉडी पार्ट्स में, राइट? और ये भी एक वास्कुलर टिश्यू के थ्रू ही होता है जिसका नाम है फ्लोएम. Thus xylem and phloem transport substances in plants. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम ये दो टिश्यू जो है यही हेल्प करता है वाटर, मिनरल, फूड ये सारे ट्रांसपोर्ट करने में. ओके, नाउ एक्टिविटी 11.3. We would require a glass tumbler, water, reading, tender herb, like आप ले सकते हैं blossom and blade for this activity. तो ये जो एक्टिविटी है इसको करने के लिए आपको एक ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए, रेडिंग चाहिए और एक टेंडर हर्ब चाहिए. ओके, और एक ब्लेड चाहिए आपको. pour water to fill 1/3 of the tumbler. तो वो जो टम्बलर है उसका 1/3 आपको पानी फिल करने हैं. add a few drops of reading to the water. उसके बाद थोड़ा सा रेडिंग उस पानी में आपको मिलाने हैं. cut the base of the stem of the half and place it in glass as shown in figure 11.8a. तो आपको क्या करना है, उस ब्लेड की मदद से हाफ का स्टेम को काट लेना है, नीचे की तरफ से काट के उसको ग्लास में प्लेस करना है, जैसे कि आप फिगर 11.8a में देख रहे हो. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. अगले दिन उसको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है. डज एनी पार्ट ऑफ द हाफ अपीयर रेड. क्या उस हाफ का कोई भी पार्ट आपको रेडिश नजर आ रहा है? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर. अगर आप देख पा रहे हैं कोई रेडिश कलर, तो वो कलर कैसे पहुंचा होगा? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस, लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम. 11.8b एंड 11.8c. तो इसको देखने के लिए आपको देखो 11.8b और c में किस तरह से उस स्टेम को फिर से थोड़ा सा काट कर लिया गया है, जो कि c में अच्छे से दिखा रहा है फोटो. देखो उसमें रेडिश कलर का आपको रेड कलर दिख रहा है ना? From this activity we see that water moves off the stem. तो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है? वाटर जो है वो स्टेम में ऊपर की तरफ बढ़ता है. In other words, stem conducts water. तो इसके अलावा दूसरे वर्ड में अगर हम लोग कहना चाहते हैं तो स्टेम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है. Just like the red ink, minerals dissolve in water also move off the stem along with water. तो यहाँ पे जैसे वाटर के साथ साथ रेड इंक हम लोग वाटर में मिला दिए थे तो रेड इंक को भी ऊपर की तरफ खींच लिया था, उसी तरह मिनरल जो वाटर में मिला हुआ रहता है उसको भी ऊपर की तरफ खींच लेता है प्लांट्स. Water and minerals go to leaves and other plant parts through narrow tubes, xylem inside the stem. तो ये जो मिनरल्स है, वाटर, मिनरल्स, ये लीव्स तक पहुंचता है ना, और दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी पहुंचता है. किसके थ्रू? ये जो जाइलम टिश्यू है, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि जाइलम टिश्यू जो है वो पहुंचाता है. Bojo wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil, then give it off by transpiration. अब बोजो ये पूछ रहा है कि प्लांट्स को जितना पानी चाहिए वो तो उतना ही ले सकता है, वो ज्यादा क्यों लेता है और ज्यादा लेके फिर उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर भी कर देता है, क्या जरूरत है इसका? तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है ट्रांसपिरेशन के बारे में. In class 6 you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration. तो क्लास 6 में आप पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट का वाटर जो है वो रिलीज कर देता है ना. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट जो है वो मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ये सारे सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. लेकिन सारे के सारे वाटर जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट वो सारे तो यूज वो नहीं कर पाता है, सारे वाटर उसको जरूरत नहीं पड़ता है. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. तो ये जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टोमाटा जो है प्लांट्स लीव्स में जो छोटा छोटा होल है, स्टोमाटा के नाम से जिसको जानते हैं, उस स्टोमाटा के थ्रू वो बाहर कर देता है. ओके,
स्टोमाटा के थ्रू उसको बाहर करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पूल the same that you produced when you suck water through a straw, which can pull water to great heights in the tall trees. Transpiration also cools the plants. तो यहाँ पे देखो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या है, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करता है? इसके रीजन यही है कि जब हम लोग स्ट्रॉ लगा के जब पानी पीते हैं तो हम लोग जिस तरह साक करते हैं तो पानी कितना नीचे से ऊपर आ जाता है ना, तो उसी तरह प्लांट्स जब ट्रांसपिरेशन करता है, वाटर को जब रिलीज करता है ऊपर से, तो उस तरह की एक सक होता है उसमें, ओके। उस सक के कारण नीचे से जाइलम में, जो जाइलम के थ्रू आता है वाटर ना, तो जाइलम में वो सक होता है, इसलिए रूट से उतना हाइट तक पानी जो है ऊपर जा पाता है। समझ में आया कि ऊपर से जब वो निकल रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो उस टाइम एक स्टक जैसा सिचुएशन वहां पे क्रिएट होता है, ठीक है। जिस तरह आप लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, जूसेस पीते हैं, जिस तरह स्टक करते हैं तो कितना ऊपर तक आ जाता है ना, तो उसी तरह इतना लंबा लंबा ट्रेस है, उसमें ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये एक प्रोसेस है। और दूसरी बात है कि जब ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट्स भी ठंड हो जाता है उस टाइम। जैसे हम लोग पसीना जो हमारा निकलता है तो उसके कारण हम लोग ठंड महसूस करते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन में अगर पानी रखते हैं तो उसमें जैसे पानी ठंड रहता है, उसी तरह प्लांट्स जो है ट्रांसपिरेशन करने से प्लांट्स का बॉडी भी कूल रहता है, ओके। तो ये सारा रीजन है जिसके कारण ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो होता है। सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, otherwise complete, write down the hard words and its meaning and also the keywords, okay, write down the keywords. So for now, bye, have a good day.